चलिए तो टॉपिक डालेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला अभी हम लोग इसका बेसिक्स पढ़ेंगे और बेसिक्स कंप्लीट करके फिर उसके बाद एक बार तीनों का टेंजेंट्स नॉर्मल लिस्टिंग कर लेंगे क्वेश्चन। उसके बाद फिर है ना अदर कॉन्सेप्ट्स। आपके जेई मेन तक के सिलेबस में टेंजेंट नॉर्मल तक ही आता है, ठीक है। उसके बाद का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो एडवांस के सिलेबस में। मगर बेसिक से इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहता है और बेसिक इंपॉर्टेंट भी होता है। तो हाइपरबोला पहला स्टेटमेंट, इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट हाइपरबोला। रिप्रेजेंट हाइपरबोला। अभी अभी जो इक्वेशन लिखा गया ये किसका इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक है। बोल रहा है कि ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, मगर कुछ कंडीशन होगा तब ना। इफ एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, साथ ही साथ जो डेल्टा होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तब ये जनरल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोला। सेकंड, इसमें हम लोग काम भी कर चुके हैं जब स्टार्टिंग में हम लोग फंडामेंटल ऑफ कोनिक पढ़ रहे थे उस समय, ठीक है। सेकंड, अपने पास है स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो हाइपरबोला का दो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। पहला होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये जो बनता है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है। ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ए ग्रेटर देन बी है या फिर ए लेस देन बी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण है कि टर्म्स का सेपरेशन कैसे हो रहा है? प्लस और माइनस, तो ए और बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। हाँ, दूसरा इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, या फिर कहें तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये दोनों एक ही चीज है। देखिए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया गया तो वो सेकंड वाला मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है। और कैसा होता है? ये वर्टिकल होता है। ये वर्टिकल होता है। अगर वर्टिकल हाइपरबोला है फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं। देख लिए दो हाइपरबोला, दो स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक हॉरिजॉन्टल और एक कैसा? वर्टिकल। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आइए, जनरल डेफिनेशन क्या होता है इसका? जनरल डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला कोई बताएगा? ऑलरेडी पढ़े हुए हैं हम लोग। जो जनरल इक्वेशन कोनिक का होता है वही जनरल डेफिनेशन हाइपरबोला का होता है, ठीक है। तो मान ले रहे हैं जैसे कोई एक वेरिएबल पॉइंट है, लेट द पॉइंट इज पी विद द कोऑर्डिनेट x, y। इसका एक फिक्स पॉइंट f h, k और फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, यानी कौन सा? pf बाई pm, ये कांस्टेंट क्वांटिटी E होता है। और हाइपरबोला के लिए, फॉर द हाइपरबोला आप कह सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, आपके लिए एक काम है। पीएफ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट? एक्स वाई एंड एच के। पीएम क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। उसके डिस्टेंस का रेशियो ई के इक्वल होगा। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके पहला ट्राई आपका एक इक्वेशन फाइंड करना है। बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला
with focus -1 0, directrix that is x minus y plus 1 equal to 0 and eccentricity is equals to the maximum of sin x plus cos x। ठीक है, पहला चीज हाइपरबोला क्वेश्चन बोल दिया, ये बहुत अच्छी बात है, हमको पता चल गया कि eccentricity ग्रेटर देन 1 होगा, मगर कितना होगा जब निकालेंगे तब नहीं आप फॉर्मूला में पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो आपके पास P एक अज्यूम्ड पॉइंट होगा एक्स वाई, F तो दिया है, डिस्टेंस निकाल लेंगे। P एक अज्यूम पॉइंट होगा एक्स वाई, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, डिस्टेंस निकाल लेंगे और इसेंट्रिसिटी यहां से निकल जाएगा और पुट करके फिर इक्वेशन निकाल देना, इज द जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बताइए इसेंट्रिसिटी कितना? 9। 1 कैसे? 1 होगा तो वो तो पैराबोला हो जाएगा। कितना? √2। ये ठीक था। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री में आप ये पढ़े हैं कि अगर कभी लिखा रहता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसका जो मैक्सिमम होता है ये √a² प्लस b², और इसका जो मिनिमम होता है वो -√a² प्लस b²। पढ़े है ना हम लोग? ठीक है, तो यहां पे sin x का कोफिशिएंट कितना? 1, a1 हो गया, cos x का कोफिशिएंट 1, b1 हो गया, तो √a² प्लस b² कितना आएगा? √2। यानी कि इस वाले गिवन हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी हम कितना लेके चलेंगे? √2। ठीक है, नोट कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। चलिए आगे देख ले। ये वाला कंप्लीट हो गया। आपके पास जो आंसर आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाएगा। नीचे में आप लिख दीजिएगा इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नीचे में आप मेंशन कर दीजिएगा इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो जो क्वेश्चन का आंसर आएगा। और अगर आपका आंसर ये आया है उस क्वेश्चन का xy प्लस वाई इक्वल टू 0, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग है ना थोड़ा सा इसके बेसिक टर्म्स पे डिस्कशन कर ले। देखिए नेक्स्ट अपने पास पॉइंट नंबर कौन सा था? वो फोर्थ नंबर। देखिए बेसिक टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स है हाइपरबोला का, तो पहले आप इक्वेशन ये मान के चलिए कि हम लोग लेके चल रहे हैं x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल्स टू 1 इस हाइपरबोला के लिए। तो ये हाइपरबोला बनेगा कैसा? हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तब करना क्या है कि हाइपरबोला जो होगा वो ऐसे जाएगा, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, हो गया। ये हाइपरबोला हो गया हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। जिस एक्सिस को हाइपरबोला कट करता है, आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई को कट नहीं कर रहा है। जिस एक्सिस को कट करता है हाइपरबोला में उसको कहते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, और जिसको कट नहीं करता है उसको कहते हैं कॉन्जुगेट, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। एलिप्स के केस में जिसपे ज्यादा इंटरसेप्ट फॉर्म करता था या कम इंटरसेप्ट फॉर्म करता था। हाइपरबोला के केस में जिसको रियली इंटरसेक्ट करेगा और नहीं करेगा। जिसको इंटरसेक्ट किया वो कहलाया ट्रांसवर्स। ठीक है, वो कहलाया ट्रांसवर्स एक्सिस,
और जिसको कट नहीं किया उसको कॉन्जुगेट एक्सिस। जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। तो एक वर्टेक्स ए और एक वर्टेक्स ए डैश, ठीक है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा a, 0 फॉर द इक्वेशन। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा ±a, 0। उसके बाद जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इनसाइड फॉर्म में होगा, इधर साइड, ठीक है। एक डायरेक्ट्रिक्स D2 और एक डायरेक्ट्रिक्स D1। जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा वो होगा x = a/e। एकदम जैसे एलिप्स में होता है, हाइपरबोला में वही कोऑर्डिनेट। डिफर कहां करता है? इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला का मोर देन 1 और एलिप्स का लेस देन। दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो होगा ये x = -a/e। उसके बाद फोकस, यहां कहीं इंटीरियर पार्ट में फोकस, तो फोकस जो होगा f, ये होगा ae, 0 और एक फोकस होगा इधर f डैश, इसको हम लोग बोलेंगे -ae, 0। ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट ड्रॉ कर ले जो फोकस से पास कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, ठीक है। ये कौन है? लेटस रेक्टम। एक और लेटस रेक्टम होगा ना इस साइड में। हाइपरबोला में कितने लेटस रेक्टम? 2 लेटस रेक्टम। ये हो गया, फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वर्टिसेस हो गया, मिडिल पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 0। उसके बाद अगर हम लोग से ये पूछा जाए कुछ डाटा जैसे कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एलिप्स में कितना था? 2b²/a। हाइपरबोला में भी 2b²/a हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका फोकल डिस्टेंस, इसका फोकल डिस्टेंस, तो फोकल डिस्टेंस हम लोग कहते हैं ना कि अगर कोई पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर है, लेट P, इसका फोकस से डिस्टेंस, इसका फोकस से डिस्टेंस, यानी PF और PF डैश दोनों फोकल डिस्टेंस है, दोनों फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस निकालने के लिए इसको जो डिराइव करते हैं, कहां से करते हैं हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स देखिए, EX - a है और यहां का डायरेक्ट्रिक्स EX + a है, तो फाइनली हम लिख सकते हैं यहां पे EX ± a, ठीक है। X के जगह क्या पुट कीजिएगा? जिस पॉइंट का फोकल डिस्टेंस मांगा है उसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। E कौन हो गया? इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। A कौन है? x इंटरसेप्ट ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ एक कांस्टेंट फिगर देगा। कोई दिक्कत अभी तक के टर्म में? नहीं। इसी में एक और बात, रिलेशन, इसी के लिए रिलेशन बिटवीन x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, इसेंट्रिसिटी E। एलिप्स में जैसा होता है वैसा ही होता है, b² = a²। बस डिफरेंट क्या होता है कि हाइपरबोला में e² -1 और एलिप्स में e² 1 - e², ठीक है। कोई दिक्कत आपको इससे? नहीं। यहां से एक डेफिनेशन निकल गया, यहां से डेफिनेशन ये आ गया कि PF + PF डैश, सॉरी PF - PF डैश दैट इज इक्वल्स टू 2a, और ये डिस्टेंस किस में होना चाहिए? मॉड। ये क्या लिखा हुआ है? फोकल डिस्टेंस का डिफरेंस। कोई भी एक पॉइंट P का फोकस से डिस्टेंस, पॉइंट P का दूसरे फोकस से डिस्टेंस, बोथ आर फोकल डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट फिगर होता है 2a। 2a को आप क्या कह सकते हैं? इट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये एक डेफिनेशन आता है हाइपरबोला का। इट रिप्रेजेंट हाइपरबोला, इट रिप्रेजेंट हाइपरबोला। कोई दिक्कत समझने में? देखिए आपको समझाते अब वो कि आया कैसे,
पहले तो आप डेफिनेशन याद कर लेंगे ना, वो छोटा सा चीज है, याद रखना होगा, टाइम पे काम करना है, डायरेक्ट थोड़ी करना है। रफली आपको थोड़ा सा इधर समझा रहे हैं। देखिए हाइपरबोला का पार्ट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट कभी यहाँ आएगा P, यहाँ P आ गया, यहाँ पे मेरा F था, इस प्लेस पे F डैश है, तो P से लेके F तक का डिस्टेंस मिल गया, और P से F डैश तक का डिस्टेंस और P से F तक का डिस्टेंस। अगर हम लोग को चाहिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो बात को ऐसे समझिएगा, क्या PF इज इक्वल्स टू QF डैश है? पहले ये कंफर्म कीजिए, है? बिल्कुल है, ठीक है। हम लोग को चाहिए क्या? PQ डिस्टेंस, हम लोग को चाहिए PQ डिस्टेंस, PQ यही ना होगा 2a। तो जब हम PQ निकालना चाहते हैं तो मेरा तरीका ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, P से F डैश तक निकाल के और इतना माइनस कर देते हैं। नहीं, PQ अगर चाहिए तो PF डैश माइनस QF डैश लिख सकते हैं। PF डैश में से QF डैश माइनस करेंगे तो PQ डिस्टेंस आ जाएगा, और QF डैश एक्चुअल में किसके बराबर है? PF। तो लिख सकते हैं PF डैश माइनस PF, और ये क्वांटिटी PQ के बराबर होगा, जो हम लोग जानते हैं 2a होगा। देखिए आ गया रिलेशन। तो हम लोग को डिराइव नहीं करना होता है, हम लोग को बस डायरेक्टली यूज करना होता है। जैसे अभी आप एक क्वेश्चन पूछे थे, उसमें डायरेक्टली इसका यूज हो गया था। तो स्टेटमेंट में कभी वो देगा नहीं, वो बोलेगा एनी पॉइंट। तो एनी पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट? P, ठीक है। और उसके बारे में जो बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग, अगर ये प्लस हो गया देन इट इज एलिप्स, और अगर ये माइनस हो गया इट इज हाइपरबोला। एलिप्स का भी ये डेफिनेशन होता है, मगर यहाँ पे कौन सा साइन रहता है? प्लस, दोनों एडेड रहता है। और हाइपरबोला में ये क्या होता है? डिफरेंस रहता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस दैट इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। यहां पे आप कुछ टर्म्स, डिस्टेंस बिटवीन फोकी कितना? डिस्टेंस बिटवीन फोकी दैट इज 2AE। सेम ऐसी डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस कितना? डायरेक्ट्रिसेस दैट इज 2A/E। अगर बोला गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वो हम लोग जानते हैं 2A यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होगा? 2B। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या आएगा? 2B। मगर ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। क्या कर रहा है वो सुनिएगा। y को आप बोल रहे हैं कॉन्जुगेट, मगर y को मेरा हाइपरबोला तो कट नहीं कर रहा है। कट करता तब ना दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते और उसको बोलते हैं कि हाँ ये डिस्टेंस है, लेंथ है, मगर ये तो कट ही नहीं कर रहा है। तो फिर लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? क्या एक्सप्लेनेशन होगा आपके पास? देखिए इसको y जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, इसको ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। फिर माना ये जाता है ना कि जो लेटस रेक्टम है, क्योंकि हाइपरबोला तो ऐसे बढ़ता जाएगा ना, इधर ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। वो कढ़ाई होता है ना, वो कढ़ाई ऐसे होता है ना, वो ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक होता है पतीला, वो ऐसे उठता है, ऐसे उठता है ना। तो क्या ये इंक्रीज कर रहा है? अब ये सीधा वर्टिकली ऊपर जा रहा है, मगर जो हम बोल रहे थे वो कढ़ाई, वो ऐसे बढ़ रहा है, यानी ये ऐसे x और y दोनों में बढ़ता जाएगा, है ना। तो एक्चुअल में हाइपरबोला वैसा ही होता है। तो क्या हम उसका ये विड्थ फाइंड कर सकते हैं? नहीं। तो क्या किया जाता है, ये माना गया है कि लेटस रेक्टम का जो लेंथ होगा ना, ठीक है, इसके बराबर में लाके यहाँ पे b को कट कर दिया जाता है, ठीक है। तब जाके हम लोग को b मिल जाता है, समझे? ठीक है, ये मान लिया गया है एक पॉइंट तक। तो वहां से हम लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना बोलते हैं? 2b। एक दूसरा और पार्ट है कि अगर इस वाले हाइपरबोला को ऐसे घुमा देंगे 90 डिग्री पे, तब तो ये कट करेगा y को, उस जगह पे वर्टिसेस y पे आएगा, देन इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। समझ में आया? ठीक है, चलिए यहां तक हो गया और रिलेशन हम लोग को मिल गया। ये था अपने पास एक हाइपरबोला। दूसरा हाइपरबोला y² / b²।
माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसका नाम ही है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्यों? कारण है कि ये कॉन्जुगेट एक्सिस पे बनता है, ये बनेगा वाई पे। ये कैसा होता है? वर्टिकल होता है ना, वर्टिकल। वर्टिकल। तो अभी आपको ये ड्रॉ करना है खुद से। बनेगा कैसे वो हम बता दें। तो ऐसे जाएगा और इधर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी पॉइंट्स होगा, जितना इसमें हम लोग फाइंड किए हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला में, सब कॉन्जुगेट में आपको फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। जितना यहाँ पे फिगर है थोड़ा फिगर बड़ा बनाइएगा, हर चीज यहाँ पे लिखिएगा, बाकी एडिशनल साइड में। डीपीपी निकाल लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हो गया सबका। कोई ऐसा पॉइंट जिसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ या फिर डाउट हुआ या नहीं लिख पाए, ऐसा कुछ भी? ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए डीपीपी निकाल लीजिए, उसमें से क्वेश्चन कर लेते हैं। पर बेसिक वाला था ना, कुछ क्वेश्चंस बनाए थे क्या इसमें से? क्वेश्चन नंबर 3, बेसिक टर्म्स ऑफ कोनिक, डीपीपी 1, यही था ना? ये डीपीपी 1 था। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? इफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला आर 4√3 एंड 2√3 रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग के पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, तो ये 2b² होगा, और ये क्वेश्चन में गिवन है 4√3। और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यानी 2a होगा, ये गिवन है 2√3। यहां से 2 और 2 कैंसिल, a का वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना? √3। जब इस प्लेस पे a का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 2b² इज इक्वल्स टू a इंटू 4√3, a का वैल्यू पुट करेंगे तो 2b² इज इक्वल्स टू √3 इंटू 4√3, b² 6 आएगा, इसका मतलब b जो है वो √6 आएगा, ठीक है। a और b मिल गया। अब उसके बाद इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, यही चाहिए था ना इसको, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² बाई a² प्लस माइनस y² बाई b² इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग को मिला x² बाई a² के जगह पे कितना? 3 माइनस y² बाई b² के जगह 6 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये टर्म के बेसिस पे हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द इसेंट्रिसिटी। अच्छा, ये फोकल कॉर्ड के बेसिस पे है, फोकल कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला देन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो फोकल कॉर्ड वाला थोड़ा सा रहने देते हैं, अभी फोकल कॉर्ड पढ़ेंगे तब कर लेंगे, ठीक है, पैरामेट्रिक के साथ। नेक्स्ट 5th नंबर, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज 2 cos अल्फा। 5th में लिखा है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज 2 cos अल्फा, यानी 2a दिया ना, 2 cos अल्फा। तो ये 2 और 2 कट गया, a का वैल्यू क्या आ गया? cos अल्फा। उसके बाद द फोकी ऑफ हाइपरबोला आर सेम एज दैट द एलिप्स। अब डाटा किसके लिए दिया हुआ है? एलिप्स के लिए दिया है। एलिप्स कौन सा है? x² बाई 16 प्लस y² बाई 9 इक्वल्स टू 1 है। 144 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा एलिप्स है। इस एलिप्स के लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या कि इसेंट्रिसिटी क्या होगा? तो एलिप्स का a आया 4, एलिप्स का b आया 3, तो एलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी होगा दैट इज रूट अंडर, हम लोग क्या पढ़े थे? a² माइनस b² बाई a², ठीक है। तो ये रूट अंडर a² मतलब 16
बी स्क्वायर कितना 9 और डिवीजन में ए स्क्वायर मतलब 16। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, सॉरी एलिप्स, एलिप्स नॉट हाइपरबोला, लिखने में मिस्टेक हो गया, एलिप्स, ये 7/4 तो √7/4। ये इसेंट्रिसिटी किसका है? एलिप्स का। क्वेश्चन वाला ये कह रहा था कि जो फोकस है वो एलिप्स और हाइपरबोला का सेम है, तो आप लिख सकते हैं फोकस फॉर द हाइपरबोला दैट इज ±AE, 0। तो E किसका यूज करेंगे, हाइपरबोला का कि एलिप्स का? एलिप्स का, क्योंकि एलिप्स का जो फोकस का कोऑर्डिनेट था वही तो हाइपरबोला का भी है ना। तो दैट इज इक्वल्स टू यहां से ±A के प्लेस पे कितना 4, E के प्लेस पे कितना √7/4, 0। ये और ये कट गया और आ गया मेरे पास फोकस कितना ±√7, 0। ये फोकस हाइपरबोला का, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया? आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इसको चाहिए था। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देखिए, ए मिल गया, एक्चुअली में ई मिल गया, ए मिल गया, नहीं मिला, हाँ ए मिला है, बी चाहिए ना। तो हम लोग ये जानते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। तो पुट करेंगे जब हम लोग, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या इसको ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, -A स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से, ए स्क्वायर ई स्क्वायर 7 होगा, ये 7 माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, cos स्क्वायर अल्फा। ध्यान रखना है कहां एलिप्स और कहां पे हाइपरबोला, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे 7 माइनस cos स्क्वायर अल्फा और ये क्वांटिटी 1। ये आ गया अपने पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ये था 5। 6 नंबर क्या है, द पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट्स ए बी वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स लाइंग ऑन द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 512। तो इसमें तो 4 पॉइंट आएगा ना, एक x y है ना, 4 पॉइंट आ जाएगा। ये तो बनाने लायक था नहीं, आगे बढ़ा जाए। नाइन नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक बार 9 ट्राई कीजिए। 9 फिर से आपके पास एलिप्स और हाइपरबोला मिला के क्वेश्चन है 9। चलिए 9 जिसका सॉल्व हो गया बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो एक बार ट्राई किया जाए। देखिए क्वेश्चन देने वाले का मेन ये मोटो रहता है कि स्टूडेंट का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उससे क्वेश्चन बनेगा, और उसके लिए वो थोड़ा सा उसको लेंदी भी कर देता है। अब जैसे 9 नंबर में क्या किया है कि हाइपरबोला और एलिप्स दोनों को एक साथ मिला दिया है। क्वेश्चन में बोला गया हाइपरबोला पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ एलिप्स। तो एलिप्स कौन है, x स्क्वायर बाई 169 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल्स टू 1। ये एलिप्स मेरे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। हम लोग यहां से a अगर निकालते एलिप्स का तो वो 13, b एलिप्स का तो 5, e एलिप्स का तो इट इज रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 144 बाई ए स्क्वायर 169, ये 12/13, ये सारा एलिप्स का है, ठीक है। अब उसके बाद इसका फोकस, एलिप्स का फोकस दैट इज इक्वल्स टू ए ई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ±12 आएगा, 0, ठीक है। इसमें एक पॉइंट से मेरा हाइपरबोला पास कर रहा है। तो जैसा बोला गया, अब हाइपरबोला पे आते हैं। लेट हाइपरबोला बी क्या होगा,
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। और ये क्वेश्चन में बोला ना हाइपरबोला पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द एलिप्स, तो ये हाइपरबोला इस फोकस से पास कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है x के जगह 12 पुट करेंगे, y के जगह 0, तो कहा जा सकता है 12 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नहीं लिखना था मगर लिख दिए तो क्या हुआ, 0 हो गया। आया मेरे पास ए स्क्वायर का वैल्यू कितना 12 स्क्वायर, यानी ए का वैल्यू कितना 12, ये मिल गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी हम फर्स्ट लाइन ही पढ़े हैं, यहां तक का कैलकुलेशन हो गया, उसके आगे हमको क्या जरूरत है बाद में देखा जाएगा। यहां तक जब आप कंप्लीट कर लिए उसके बाद इट्स ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस कोइंसाइड रिस्पेक्टिवली विद द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, यानी कि यहां देख के आपको पता चल रहा है एलिप्स हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल, तो हाइपरबोला भी कैसा है, हॉरिजॉन्टल। ये लाइन वही बता रहा है, ठीक है, और इसका कोई मीनिंग नहीं है। उसके आगे द प्रोडक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटीज इज 1, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इनटू इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला दैट इज 1, तो यहां से हम लोग इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला निकाल सकते हैं 1 बाई इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। तो 1 बाई इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या था 12 बाई 13, 12 बाई 13, तो ऊपर चला जाएगा बन जाएगा वो 13 बाई 12। अब देखिए ए मिल गया हाइपरबोला का, ई मिल गया है हाइपरबोला का, बी निकाला जा सकता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 के कॉन्सेप्ट से। ए स्क्वायर मीन्स 144, ई स्क्वायर मीन्स 169 बाई 144 माइनस 1, तो 144 इंटू ये कितना आएगा 25 बाई 1, अच्छा ये तो ठीक ही था 144 और बाई 144, यही ना, ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये बी स्क्वायर था, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 5, ए मिल चुका है 12 और बी मिल गया 5, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो होगा दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 144 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए यहां तक के बाद ये था 9 ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट पेज में जाइए, देखिए क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया हाइपरबोला पासेस थ्रू 3 3, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 8, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, तो कॉन्जुगेट एक्सिस दिया यानी 2b दिया 8, तो b कितना हो गया 4। आप ये अज्यूम कर लीजिए कि जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगा दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, यहां पे हम लोग हाइपरबोला से रिलेटेड जो b है वो मिल गया है, और क्वेश्चन में इट पासेस थ्रू बोला, इट पासेस थ्रू 3,3, तो x के जगह 3 y के जगह 3 पुट करेंगे तो 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और b का वैल्यू तो अपने पास पहले से है ना, तो पुट करेंगे तो ये 16 होगा, ये उधर जाएगा, तो 9 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख दें 25 बाई 16, लिख के गलती हो गया, चलिए कोई बात नहीं फिर समझते हैं। 1 प्लस 9 बाई बी स्क्वायर मतलब 16, एलसीएम लेंगे 16 प्लस 9 25 बाई 16। स्टूडेंट लोग जो करा दे, अब देखिए ए स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे तो ये इधर गया, ये ऊपर आया, ये नीचे आया, 144 बाई 25 हो गया, ये हो गया किसका वैल्यू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मिल गया है, वहां से बी स्क्वायर मिल गया है, उसके प्लेसेस पे पुट करेंगे तो हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा। चलिए इतना कर लेना है खुद से। नेक्स्ट और क्वेश्चन है
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ जाएंगे, बाकी जो रह जाएगा ट्राई कीजिएगा। ये था हम लोग के पास कौन सा नंबर, 14। 14 के बाद किसमें है, 19, 22 में है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। अच्छा एक और चीज, अभी हम 14 में एक बार फिर से वापस आना चाहते हैं। 14 में हम लोग से डिमांड किस चीज का था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो आपको b मिल गया है, a मिल गया है, तो 2b² करके निकाल देना, ठीक है। चलिए 22 में चलते हैं। 22 कह रहा है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला विथ लेटस रेक्टम 12। लेटस रेक्टम मींस 2b² होगा, ये 12 दिया हुआ है। एंड सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस 2√3। सेमी कॉन्जुगेट मतलब कौन, b, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट 2b, तो सेमी कितना b। हम लोग को ये वाला क्वांटिटी उठा के आप पुट कर देंगे, a जो होगा वो 2b² होगा, यानी 1/6 ऐसे ऐसे कैंसिल किए, और b², तो ये 12 आएगा, यहां से कट के कितना आ गया 2, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2√3। चाहिए क्या क्वेश्चन को, इसेंट्रिसिटी चाहिए। इसेंट्रिसिटी फॉर द हाइपरबोला क्या फॉर्मूला, √a² प्लस b², और डिवीजन में कौन a², ठीक है। यहां से पुट कर लेंगे हम लोग, तो वैल्यू आ जाएगा कितना, a² प्लस b², क्या होगा, अच्छा 2 आएगा, ठीक। ये 4 प्लस 12, और डिवीजन में a² मीन्स 4, 16/4, 4 रूट से बाहर 2, यही ना, ठीक है। चलिए कंप्लीट कीजिए इसको, एक और जगह बच रहा है तो कर लिया जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन फोकी ऑफ द कोनिक। कोनिक कौन सा है ये, देखिए कोनिक का इक्वेशन हम लोग को क्या दिया हुआ है 24 में, 7x² माइनस 9y² इक्वल्स टू 63। बोलिए ये कौन है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला कौन है, ये हाइपरबोला। हाइपरबोला में ही x² y² नेगेटिव से सेपरेटेड होता है, ठीक है। 63 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x²/9, 63 से डिवाइड करेंगे तो y²/7 इक्वल्स टू 1। a² मिल गया, b² मिल गया, चाहिए क्या था इसको 24 को, डिस्टेंस बिटवीन फोकी चाहिए था। तो इसेंट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा, इसेंट्रिसिटी क्या लिखेंगे हम लोग, a² प्लस b²/a², दैट इज इक्वल्स टू, यहां से √9 प्लस 7/9, तो ये कितना 4/3 है ना, 4/3 ना आ रहा है, 16/9, 4/3 रूट से बाहर। और इसके बाद इसको चाहिए था फोकस, तो फोकी होता है प्लस माइनस AE, 0, तो इट इज इक्वल्स टू, देखिए प्लस माइनस AE कहां है, इधर ही गई होगा, A कितना 3, E कितना 4/3, 3 इंटू 4/3 0, तो प्लस माइनस 4, 0, ये आ गया फोकस, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टॉपिक डाल देंगे ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड पैरामेट्रिक पॉइंट्स ऑफ कोनिक। बेसिक में एक और पार्ट होता है ना, वो रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आज हमसे एक डाउट पूछा गया था जिसमें हम लोग x-h² टाइप का बनाए थे, है ना। तो वो इसमें भी हाइपरबोला में भी है, जैसा पैराबोला एलिप्स में होता है वैसे हाइपरबोला में भी है, ठीक है। टॉपिक है अपने पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस
पैरामेट्रिक इक्वेशंस। सबसे पहले बात करेंगे पैराबोला के लिए। जो पैराबोला होगा तो मान के चलिए कि पैराबोला आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये किधर की तरफ बनेगा? लेफ्ट राइट अप डाउन, राइट साइड पॉजिटिव x, ठीक है, राइट साइड। तो वैसे केस में जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है वो x 80 स्क्वायर और y 280। सर ये पैरामेट्रिक आता कहां से? x अज्यूम किया जाता है खुद से और उसको पुट करके करस्पॉन्डिंग y कैलकुलेट किया जाता है। यहां पैरामीटर कौन है? t। यहां t कौन है? पैरामीटर। किसको कहते हैं पैरामीटर? एक वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल्स को डिफाइन करता है उसको पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे अपने पास कोई एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, इसका यूज दिखा रहे हैं। बोला गया फाइंड पॉइंट ऑन पैराबोला, फाइंड पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x which lies on 2x minus y plus 1 equal to 0, ठीक है। तो हम तो यहां पे ये भी बात कह सकते हैं कि सर यहां से y निकाल के यहां पुट कर देते हैं, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मगर आपसे एक कंडीशन पे डिस्कशन कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपको एक ही अननोन लेने का अलाउड है। आप अगर x और y मान लेते हैं तो आपके पास कितना वेरिएबल्स हो जाएगा? 2। फिर तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए ना। दिया कितना है? 1। वैसे केस में क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा रहेगा पैरामेट्रिक, आपको पहचानना होता है। अगर मेरे पास गिवन कंडीशन कम है तो वैसे केस में पैरामेट्रिक लेके बनाएंगे। गिवन कंडीशन सफिशिएंट है तो पैरामेट्रिक का कोई जरूरत नहीं होता, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ठीक है। हम लोग यहां पे मान लिए कि पॉइंट ऑन पैराबोला is x is equals to 80 square, y is equals to 280। अब मेरे से एक क्रॉस क्वेश्चन आपका हो सकता है, सर आप बोले पैरामेट्रिक इक्वेशन और यहां पे बोल रहे हैं पॉइंट, क्या मीनिंग है? यही पैरामेट्रिक इक्वेशन है जब इक्वेशन का जरूरत हो, यही पैरामेट्रिक पॉइंट है जब पॉइंट का जरूरत हो, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन या फिर पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है। समझ में आया? जब जैसा जरूरत होगा यही काम देगा वहां पे। तो पैरामेट्रिक पॉइंट ये है। अब सिंस इट पासेस थ्रू या आप कह सकते हैं इट लाइज ऑन ये वाला 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो x है और y है इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी आप क्या लिखेंगे? 280 स्क्वायर माइनस 280 प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां से? पैराबोला इतनी देर से कर क्या रहा है? पैराबोला इतनी देर से चुपचाप बैठा हुआ है, तो देना क्या चाहता है? a। कितना देगा? a 2, क्योंकि ये 4ax है ना, 4a का वैल्यू कितना? 8, तो a का वैल्यू कितना? आप यहां पे a के प्लेस पे 2 पुट कर दिए तो इक्वेशन बन गया आपका 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना हम लोग को आता है। अगर पॉइंट निकालना ही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि श्रीधराचार्य मेथड लगा सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार देखिए तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, हमको तो लगा 2t माइनस 1 का है। हाँ। ये 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। अगर नहीं भी रहता तो हम लोग रूट मेथड जानते हैं ना, श्रीधराचार्य मेथड, उससे निकाल लेंगे इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये 2t माइनस 1 होल स्क्वायर 0, तो t आपको मिल गया 1/2 और t अगर 1/2 मिल गया, देयरफॉर पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के लिए आप पढ़े थे 80 स्क्वायर, यानी कि a का वैल्यू 2 तो पहले से पता था ना हम लोग को और t का वैल्यू अभी अभी आ गया है, तो ये 1/2 हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट पढ़े थे 280, फिर से
ए का वैल्यू 2, टी का वैल्यू 1/2, ये कट के 2 देगा, यानी दैट पॉइंट इज 1/2, 2 निकल गया। समझ में आया क्या यूज होता है इसका? ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax है, तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट या इक्वेशन जो होगा, वो पैरामेट्रिक पॉइंट या इक्वेशन जो होगा वो होगा x इज इक्वल्स टू -80 स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 280। सर माइनस क्यों? इधर साइड में y का स्क्वायर यानी पॉजिटिव होना चाहिए क्वांटिटी, एक माइनस पहले से लगा है, अगर a को माइनस लेंगे तब ना प्लस होगा, इसलिए क्या कंसीडर किया गया? -80 स्क्वायर, और y सॉल्व करके आ गया 280। तो ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर दिस पैराबोला। अगर पैराबोला मेरे पास x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है, ये किधर की तरफ बनेगा? अप डाउन लेफ्ट राइट अप, ठीक है। तो वैसे केस में थोड़ा एक बात बताइएगा, इंडिपेंडेंट y है कि x है? इंडिपेंडेंट y है, तो मेरा पहला अजम्पशन y का होगा ना, इट इज 80 स्क्वायर, तो x कितना होगा उस समय? 280। और अगर पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay हो जाए, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में x बोलिए कितना? 280 और y कितना? -80 स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब जैसा पैराबोला रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पॉइंट यूज करना है। जैसे नहीं अभी हम लोग एलिप्स और हाइपरबोला में कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल रह रहा था तो a में ले रहे थे, वर्टिकल हो रहा था तो b में हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो जैसा हाइपरबोला अपने क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसी का फोकल कॉर्ड पे डिस्कस कर लेंगे, तब दूसरे पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग जैसा अभी डील कर रहे थे ना, तो उसके अकॉर्डिंग x दे दिए, y आ जाएगा, बस y चाहिए हम लोग को और कुछ नहीं। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन जो हो जाएगा, x आ गया, और y कितना होता है पैरामेट्रिक में? y कितना होता है? y इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर -80 स्क्वायर, तो कैपिटल Y -80 स्क्वायर, एक्चुअल में कैपिटल Y -80 स्क्वायर, तो स्मॉल y जो होगा वो y -4 होगा, तो y -4 इज इक्वल्स टू -1/2 t स्क्वायर। लिख लीजिए खुद से जो होना है। हो गया कंप्लीट। चलिए अब थोड़ा सा इसी पे ना पैरामेट्रिक को लेके हम लोग को डील करना था फोकल कॉर्ड पे, तो आते हैं फोकल कॉर्ड पे। देखिए फोकल कॉर्ड एंड रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स। तो पहला चीज कि फोकल कॉर्ड किसको कहते हैं? जैसे अभी डिस्कस पैराबोला के लिए किए ना, तो पैराबोला के ही फोकल कॉर्ड का बात कर रहे हैं। हाँ? अगर मेरे पास कोई एक पैराबोला है ऐसा, इसको भेज देते हैं यहां से, आदत हो जाता है एलिप्स और हाइपरबोला का, पैराबोला बेचारा गुजरे हुए जमाने की बात हो जाता है। हाँ अब ठीक, तो यहां पे मेरा फोकस होगा, मान लीजिए ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, सबसे प्रेफरेबल पैराबोला, ये फोकस है। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a, g। फोकल कॉर्ड यहां से पास करना, कॉर्ड है जो पैराबोला को दो एंड पॉइंट पे कट करेगा और फोकस से पास करेगा, फोकल कॉर्ड। नाम दे देते हैं इसका AB। ठीक है, अब A और B दो डिफरेंट पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, तो इसमें हम कंसीडर जो करेंगे वो हम करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक में A को हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? 8t1 स्क्वायर 280t1,
और b को हम लेके चल रहे हैं तब a t2 स्क्वायर 2a t2। किसी को कोई दिक्कत? दो डिफरेंट पॉइंट दिखाने के लिए पैरामीटर चेंज। पैरामीटर अगर मेरा चेंज हो गया तो t बिकम्स t1 एंड t2, बाकी तो फॉर्मेट वही है। अब हम लोग को ये पता है कि a f b ये तीन पॉइंट जो है आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वो स्लोप ऑफ ए एफ के बराबर होगा, कोलिनियर पॉइंट से, ठीक है, एक ही लाइन पे है तो स्लोप बराबर। स्लोप का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, जानते हैं ना हम लोग स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, वही लगाएंगे। तो AB का स्लोप 2a/t2 माइनस 2a/t1, 2a/t2 माइनस 2a/t1, और इसके डिवीजन में x का डिफरेंस a/t1 स्क्वायर सॉरी a/t2 स्क्वायर माइनस a/t1 स्क्वायर इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AF y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 2a/t1 बाई a माइनस a/t1 स्क्वायर लिख दिए जैसा था। सबसे पहला चीज ये देखिए, a कॉमन होके यहां से कटेगा, इस प्लेस से भी a कॉमन होके कैंसिल, a को रिमूव कर दें, और उसके बाद एक और यहां नेगेटिव लगा देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास t1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, ये आ जाएगा अपने पास 2 टाइम्स t2 माइनस t1, और डिवीजन में t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर होगा, लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं t2 माइनस t1 और इंटू t2 प्लस t1 इज इक्वल्स टू माइनस 2t1, रहने दिए, अभी हम नेगेटिव छूट गया मेरे से, रहने दिए, 1 माइनस t1 स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल, उसके बाद t2 माइनस t1 कैंसिल, जो बच गया उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, तो ये यहां आ गया 1 माइनस t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वाला यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस t1 t2 और माइनस t1 स्क्वायर, माइनस t1 स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, क्या मिला, t1 इंटू t2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो जब कभी भी फोकल कॉर्ड होगा तो उसके एंड पॉइंट का जो पैरामीटर्स है, एंड पॉइंट का पैरामीटर्स कौन, t1 और t2, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो कितने के बराबर, -1। तो सोचिए अगर हम लोग को एक पैरामीटर मिल गया तो इस जगह पे पुट करके हम लोग दूसरा पैरामीटर निकाल सकते हैं, ये रिलेशन काम आता है फोकल कॉर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पॉइंट है अपने पास पैरामेट्रिक इक्वेशन, और उसके लिए आप खुद से फिर से फाइंड करेंगे, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन एक ही होता है ना, इसमें कुछ वैरायटी ज्यादा होता नहीं है, पैराबोला के पास वैरायटी होता है। तो इसका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। यहां पे पैरामीटर कौन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन और पैरामेट्रिक पॉइंट, हाँ यहां पैरामीटर कौन है, थीटा, थीटा इज द पैरामीटर, यहां पे थीटा पैरामीटर है, ठीक है। आपका काम क्या है वो सुन लीजिए, इसको आराम से नोट कीजिए पहले, उसके बाद एक एलिप्स है, एक एलिप्स है, इस एलिप्स के पास इसका अपना एक फोकल कॉर्ड है, एक फोकल कॉर्ड है AB, इस फोकल कॉर्ड के पैरामीटर्स के बीच का रिलेशन फाइंड करना है, जैसे हम लोग पैराबोला में किए, ठीक है। ये आपको खुद से करना, बस इतना करना है, हाइपरबोला में काम नहीं करना होता है, हाइपरबोला में वैसा ही रिलेशन होता है, ठीक है। मगर क्या होता है ना कि पैराबोला और एलिप्स में देख रहे हैं पैरामेट्रिक पॉइंट डिफर कर गया,
इसमें थीटा हो गया, उसमें टी अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो यहाँ फाइंड करना होगा। ठीक है, समझ गए क्या करना है? क्या कंसिडर करेंगे? a cos थीटा 1 b sin थीटा 1, और नीचे वाले में a cos थीटा 2 b sin थीटा 2। चलिए नोट कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। चलिए तो हमको भी सॉल्व करना पड़ेगा ना। ठीक है, आप कुछ सॉल्व किए क्या? हम तो अभी पूरा मिटा दें। देखिए ना, यही पे बात करते हैं। हम लोग को एक्चुअली में क्या चाहिए था? एलिप्स। एलिप्स में हम लोग को पैरामेट्रिक रिलेशन चाहिए था ना, पैरामेट्रिक रिलेशन। तो ये पूरा पार्ट तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स इन एलिप्स तो अपने पास जो एलिप्स है समथिंग ऐसा, इसमें एक यहां पे पॉइंट और एक यहां पे पॉइंट, ये फोकस से पास कर रहा है इन फोकल कॉर्ड। ये चीज छूट गया था मेरा, इन फोकल कॉर्ड। ठीक है, तो अगर आपके पास एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो ये जो फोकस होगा ये ए ई कॉमा 0 हो जाएगा। ए को हम लोग अज्यूम कर लिए कितना? अकॉर्डिंग टू पैरामेट्रिक इक्वेशन ए कॉस थीटा 1 कॉमा बी साइन थीटा 1, और b को अज्यूम कर लिए a cos थीटा 2 और कॉमा b साइन थीटा 2। ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसमें जब आप रिलेशन फाइंड करने जाएंगे कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा कि a f b जो है ये कोलिनियर है, तो जो स्लोप ऑफ ए बी होगा दैट इज द स्लोप ऑफ ए एफ। तो हम लोग यहां से स्लोप ऑफ ए बी में बात करेंगे इसका डिफरेंस, तो b साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 हो गया, डिवीजन में a cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आ गया, और ये क्वांटिटी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए एफ, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो मान लीजिए b साइन थीटा 1 माइनस 0 है, और बाई a cos थीटा 1 माइनस ए ई होगा। ठीक है, यहां पे आपको जो क्वांटिटी कॉमन आता हुआ दिख रहा है निकाल लें, बाद में ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, चला गया, केवल बचा है पैरामीटर्स और इसेंट्रिसिटी, साइन सी माइनस साइन डी, और कुछ ये आप f में से a माइनस किया, हम a में से f माइनस किया, यहां पे भी तो आपका e माइनस आया होगा, वही साइन सी माइनस साइन डी कितना हो जाएगा? 2 साइन c माइनस डी बाई 2 थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2, और इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2, तो थीटा 2 प्लस थीटा 1 बाई 2, डिवीजन में cos c माइनस cos d, तो ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 थीटा 2 प्लस थीटा 1 बाई 2, और इंटू साइन d माइनस सी होता है, नेगेटिव बाहर नहीं लिए ना, तो d माइनस सी होता है, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चलिए राइट हैंड साइड में इज इक्वल्स टू, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको कैरी करना है थोड़ी देर के लिए, थीटा 1 बाई यहां से कॉस थीटा 1 माइनस ई। एक तो ये हो गया, और हमको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि नहीं करना चाहिए था ये काम। ठीक है, कारण है कि इधर हाफ एंगल हम ला दिए हैं,
और इधर साइड में अभी तक मेरे पास कंप्लीट एंगल है, बाद में हमको फिर इसको ब्रेक करना पड़ जाएगा, क्या, क्योंकि वो tan आएगा और ये sec आएगा, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या, एक अकेला ई बच रहा है ना अपने पास, ई का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ठीक है अभी तो हम जिस जगह पे पहुंचे हैं वहां पे तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा cot θ1 प्लस θ2/2, ठीक है, वो cot में आ जाएगा, मगर फिर इधर θ/2 आ जाएगा और इधर क्या होगा, थीटा रह जाएगा, ठीक है? तो हम ये वाला बात वापस लेते हैं अपना, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अब, ठीक है, तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, cos θ1 इंटू साइन θ2, फिर cos से माइनस cos θ1 इंटू साइन θ1 माइनस e साइन θ2 प्लस e साइन θ1 इज इक्वल्स टू साइन θ1 से इसका मल्टीप्लीकेशन, तो साइन θ1 इंटू कॉस θ2 और माइनस कॉस θ1 इंटू साइन θ1। लिखने का तो कुछ भी लिख दे आदमी, मगर थोड़ा सॉल्व भी तो होना चाहिए ना, वो थोड़ा सिंपल होना चाहिए। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होने के बाद जो बच रहा है ये क्वांटिटी, ठीक है, आपस में एक तरफ, तो क्या करते हैं कि इसको उठा के ले आते हैं लेफ्ट और ई वाला भेज देते हैं राइट साइड में, ठीक है, तो क्या लिखा गया cos θ2 इंटू सॉरी θ1 इंटू साइन θ2 माइनस साइन θ1 इंटू कॉस θ2, और ये पूरा पार्ट किसके इक्वल हो रहा है, तो ये दोनों आ रहा था इधर, तो ई कॉमन लेके ये बन जाएगा साइन θ2 माइनस साइन θ1, ठीक है, ऐसा कुछ, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी θ2 माइनस θ1 इक्वल्स टू उधर से ई, और इसके पास है साइन θ2 माइनस साइन θ1। हाँ, अब ना आए सॉल्व करने लायक जगह पे, साइन का अब हाफ एंगल लगाएंगे और यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा देना हम लोग को, ठीक है, तो यहां पे आप साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग साइन θ2 माइनस θ1/2 इंटू कॉस θ2 माइनस θ1/2 इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस d/2 इंटू कॉस सी प्लस d/2, θ1 प्लस θ2/2 है, ठीक है, इतना ऐसा। अब इसमें से देखिए कौन कैंसिल हो रहा है, एक तो 2 गया और ये भी चला गया, ठीक है, जो बच रहा है वो है E इक्वल्स टू कॉस θ2 माइनस θ1/2 के डिवीजन में कॉस θ2 प्लस θ1/2, ये आ गया अपने पास रिलेशन, ठीक है, तो E इक्वल्स टू दिखाइए, लाके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ भी वैसे, तो ये डिफर कर गया पैराबोला से, तो ऐसा कुछ अपने पास रिलेशन आएगा इन बिटवीन द पैरामीटर्स फॉर द केस ऑफ फोकल कॉन। और यही चीज अगर पैराबोला रहता तो ई का वैल्यू 1 हो जाता है कि नहीं, हम लोग को यहाँ से एंगल्स के बीच में रिलेशन मिलता, तो मगर पैराबोला में हम लोग साइन कॉस तो अज्यूम करेंगे नहीं, तो ये जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा आप जब उसको पुट करेंगे तो कॉस और कॉस सॉल्वेबल रहेगा ना उस समय, ठीक है, सॉल्व कर लो। चलिए यहां तक हो गया ना। अभी डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, देखिएगा, डीपीपी जो 1 था उसमें इसेंट्रिसिटीज के बीच में कुछ रिलेशन निकालना था। 47 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा।
47। मिल गया 47। देखिए E1 E2 आर दी इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला दिया हुआ है एंड इट्स कॉन्जुगेट, देन इसके बीच रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है DPP1 का। तो हम लोग को हाइपरबोला दिया है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 25/3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 25/3 इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया क्या? ये है, ये अभी सेम सेम है, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो उस समय इसके इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज रूट अंडर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये फर्स्ट के लिए। और अगर ये वर्टिकल हो जाए, अगर ये वर्टिकल हो जाए यानी ऐसे बन जाए कॉन्जुगेट, तो उस समय E2 कितना होगा? रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, समझे। इसी का स्क्वायर का सम न पूछ रहा है, वैसा ही कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है स्क्वायर्स का सम, देखिए सब ऑप्शन में, या फिर E1 प्लस E2। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे इसके लिए तो E1 कितना आएगा, सोच के बोलिए। वो नहीं सोच पा रहे, √2। अरे ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर है ना, तो इसको मान लीजिए 2a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, पुट करना भी नहीं है हम लोग को। ए स्क्वायर कैंसिल, √2 आया, √2। और इसमें क्या आएगा फिर? सेम √2, इसमें भी √2, और दोनों के स्क्वायर का सम 4 होगा। आ गया। तो आपको जरूरी नहीं है पुट करना, मान ले रहे डिफर करता तो हम पुट करके निकाल लेते, डिफरेंट नहीं है, सेम है तो बस बना लेंगे। तो ऐसा जो क्वेश्चन है हम अभी देखे, छूट गया था, मतलब प्रैक्टिस में छूट गया था, ठीक है, तो उसको बना लेंगे। ठीक है, इधर साइड वाला हो गया। एक क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए तो 48 नंबर, 48 मेन है, क्वेश्चन बनना चाहिए कोनिक से, और कोनिक का स्टेटमेंट समझना जरूरी है। 48 देखिए 48 में हम लोग के पास ये गिवन है ना, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस सेक टी, और y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 tan टी। इसको इसलिए बनाने बोले ना बिना कुछ बताए, क्योंकि सेक tan में तो अभी तक डिस्कस किए नहीं, साइन कॉस में किए थे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसका क्या पैरामीट्रिक दिया हुआ है, तरीका एक ही होता है। अगर आपको पैरामीटर हटाना है और तब x और y के फॉर्म में इक्वेशन लेके आना है, उसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। जब x और y में इक्वेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन। और अगर t या थीटा में रहता है उसको क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक, ठीक है। तो अगर पैरामेट्रिक दिया है और आपसे इक्वेशन ऑफ कोनिक मांग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, पैरामेट्रिक देके मांगेगा तो क्या मांगेगा? कार्टेशियन इक्वेशन। आपको क्या करना है, यहां से रिमूव पैरामीटर,
तरीका ये है, रिमूव पैरामीटर एंड फाइंड इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आपको फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको अरेंज कीजिएगा, sec t इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, और सेकेंड वाले पार्ट में से tan t ले लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू y माइनस 2/3 हो जाएगा, y माइनस 2/3। अब ट्रिग्नोमेट्री में जाइए, आइडेंटिटीज कितना होता है? 3। एक किसका? साइन कॉस का, एक किसका? सेक टैन का। मिल गया सेक टैन। तो स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग। जब स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर t माइनस टैन स्क्वायर t दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी बाय द आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 1 अरेंज करके लिखा जा सकता है, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया अपने पास इक्वेशन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा कोनिक है ये? हाइपरबोला है। कौन से टाइप का इक्वेशन आपको दिख रहा है? एक स्टैंडर्ड, एक रिड्यूसिबल, एक जनरल। कौन सा? ये रिड्यूसिबल है। ये कौन सा फॉर्म है? रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल मतलब क्या होता है? जो एक्सिस होगा इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? जो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला होगा इज कोइंसाइड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। और जनरल मतलब एक्सिस ऑफ हाइपरबोला रोटेटेड एज वेल एज शिफ्टेड फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। रोटेट भी होगा, शिफ्ट भी होगा। ठीक है। चलिए यहां तक 48 हो गया ना, लिख लेंगे। आगे बढ़े टेंजेंट पे। टेंजेंट पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन तो किए ही थे। हम लोग को केवल अभी क्या डिस्कशन कर लेना है कि इक्वेशंस क्या होता है, और फिर उसके बाद नॉर्मल पे चलेंगे हम लोग। ठीक है। देखिए जैसा हम लोग पहले पढ़े थे उसके हिसाब से डिराइवेशन भी आपको हम दिखा दिए थे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपको कुछ भी डिराइव करने के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं जेईई में क्वेश्चन अगर रहेगा तो वो ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। डायरेक्ट अप्लाई करना है, क्वेश्चन समझना है, अप्लाई करना है, बनाना है। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पैराबोला का हम आपको डिराइवेशन करके दिखा दिए थे। लिस्टिंग करते चलेंगे। अगर कोई एक सर्कल है, सर्कल कौन सा है? मेरे लिखने में भी एक पॉइंट थोड़ा सा छूट गया, हम इसको और कैटेगराइज करना चाहते हैं। पहला है मेरे पास इन स्लोप फॉर्म। हम लोग पढ़े थे ना 3 फॉर्म में, एक स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट फॉर्म, एक पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है। तो पहले बात कर रहे हैं इन स्लोप फॉर्म, सबसे ज्यादा काम का यही होता है। अब डिस्कस करेंगे फॉर द सर्कल। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो वैसे केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस और माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हो जाता है सर्कल के लिए। ठीक है। कहां से आया? तो जैसा हम लोग पहले पढ़े थे पैराबोला में कि एक लाइन अज्यूम करके वापस से y के जगह पुट करके सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाते हैं, वहां से डिराइव करके आया। इसके साथ एक टर्म हमेशा चलेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये भी बहुत काम का चीज होता है। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है कि c जो होगा ना, c कहां से आया है? c आया है लाइन में से, y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। लाइन का है c, स्ट्रेट लाइन का स्लोप m, और सर्कल से केवल क्या लिया गया? रेडियस r। ठीक है। बाय द वे सर्कल दूसरे टाइप का होगा। बाय द वे सर्कल अगर दूसरे टाइप का है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्योंकि हम लोग के पास सर्कल जो होता है वो 3 फॉर्म में होता है ना, एक स्टैंडर्ड होता है, एक हो जाता है सेंट्रल,
और एक होता है जनरल। सेंट्रल ही तो सॉल्व करके जनरल बनता है। तो ये दोनों चीज देखिए, यहां पे भी आर अलग है, और क्या हमारे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को सर्कल के आर को अलावे, आर के अलावे और किसी चीज का जरूरत है? तो आर यहां से अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखा जा सकता है, वही सेम, यानी सर्कल के केस में स्लोप फॉर्म का एक ही इक्वेशन होता है, mx प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। सेम, लेफ्ट वाला हटा दे। थर्ड, फॉर द पैराबोला, अगर पैराबोला के लिए बात करते हैं तो कौन सा पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है 4ax। इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा इन स्लोप फॉर्म वो था y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए बाई एम, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए बाई एम। यहां पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कौन था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास था कि जो C होगा दैट इज प्लस माइनस ए बाई एम, ये था, ठीक है। यहां पे भी हमारे पास दो टेंजेंट, प्लस भी ले सकते हैं इसमें। और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay होता है, डिराइव किए थे हम लोग, उसमें am आया था, यहाँ a बाई एम, वहां पे क्या आया था, am आया हुआ था ना। थर्ड, फोर्थ, एलिप्स। अगर एलिप्स में बात करते हैं तो एलिप्स कौन सा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग के पास मिलेगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है, ठीक है। एलिप्स जो है वो सर्कल का ही डिराइव्ड पार्ट होता है, सोचिएगा थोड़ा। अगर इस r को अंदर इंसर्ट कर दे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। यहां भी देखिए भाई, अगर a के जगह r, b के जगह r, तो ये बन गया आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो होता क्या है कि सर्कल में x और y इंटरसेप्ट सेम होता है ना, a और b इक्वल होता है, मगर एलिप्स में क्या होता है, a और b डिफर करता है। तो एलिप्स के केस में वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और सर्कल के केस में वो r बन के निकल जाता है। यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी C जो होगा दैट इज प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए तो नोट कर लेना, फिर उसके बाद हाइपरबोला। अगर हम लोग हाइपरबोला के लिए बात कर रहे हैं तो हाइपरबोला में इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे डिस्कशन करें तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस और माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो आएगा वो आ जाएगा अपने पास, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का बात कर रहे हैं हम लोग, c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने लायक है, क्या है, ये नेगेटिव है ना, तो कहीं नेगेटिव आ गया तो मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इस कारण से रूट के अंदर नेगेटिव तो डिफाइन नहीं होगा ना, तो इसलिए हम लोग इसको किस में लेके चलते हैं, मॉड में, कि अगर जरूरत पड़ा तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। मगर कुछ भी करेंगे रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास था कौन सा फॉर्म, स्लोप फॉर्म। उसके बाद सेकंड नंबर,
सेकंड नंबर अपने पास है पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म में एक जनरल तरीका होता है, सबके लिए वही अप्लाइड होता है, मतलब ये सबसे जनरल में आता है, सबसे जनरल। आपको करना क्या होगा, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपको रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस किसको, एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू एक्स वन से, वाई स्क्वायर बाई वाई इंटू वाई वन से, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स वाई को रिप्लेस करना होगा एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू से, x को रिप्लेस करना होगा x प्लस एक्स वन बाई टू से, y को रिप्लेस करना होगा y प्लस वाई वन बाई टू से, ठीक है। सवाल उठा x और y तो ठीक है, x1 y1 कौन है, x1 y1 इज पॉइंट ऑन कर्व, पॉइंट ऑन कर्व, ये कर्व के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, बाहर नहीं अंदर नहीं, पॉइंट ऑन कर्व at which tangent drawn, जिस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉइंट है x1 y1। मान लीजिए जैसे मेरे पास एक पैराबोला है और इस पैराबोला में हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, तो ये टेंजेंट यहां पे टच किया ना इसको P पे, ये P होगा x1 y1। बाहर साइड में नहीं होना चाहिए, अंदर साइड में नहीं होना चाहिए, कहां होना चाहिए, कर्व पे। तो कभी कभार आपसे बोलेगा इफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द पॉइंट 1,2, आपको चेक करना है वो 1,2 कर्व के ऊपर है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, कर्व में x के जगह 1 पुट करेंगे और y के जगह 2 पुट करेंगे, सेटिस्फाई किया तो उसके ऊपर है तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और अगर बाहर हो गया तो कॉन्सेप्ट बदल जाता है, ठीक है। सेम यही चीज हम लोग के एलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्कल है, सब पे लगेगा, ठीक है। सब के लिए आपको यही काम करना होता है। जैसे बहुत छोटा सा, केवल हम इसको समझाने के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए अगर ये सेम हो जाता देन इट बिकम सर्कल। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट डिफरेंट हो गया, ये एलिप्स हो गया, ठीक है। इस एलिप्स पे कहां पे, एट समथिंग 1,2, तो मेरा काम होगा ये पॉइंट चेक करना इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। थोड़ा अरेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, अरेंज कर ले रहे हैं। आप ठीक लग रहा है, अब देखिए तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये आ गया 8 माइनस 6 माइनस 2 हो गया, सेटिस्फाई तो कर रहा है, ठीक है। तो ये पहले चेक करना जरूरी है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आपको अरेंज नहीं करना, हम तो क्वेश्चन बना रहे थे ना अभी एट इंस्टेंट, तो हम अरेंज कर रहे थे। आपको जो दिया रहेगा उसको चेक करना है, अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये कॉन्सेप्ट लगा देना है। तो वैसे केस में आप लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा दैट इज 2x इंटू x1 होगा प्लस y इंटू y1 होगा माइनस 3 टाइम x प्लस x1 बाई 2 आएगा माइनस 4 टाइम y प्लस y1 बाई 2 होगा और माइनस 2 इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में होगा, समझ में आया रिप्लेसमेंट का मतलब। अब इसके बाद आपको जहां x1 दिख रहा है वहां 2 पुट कर दीजिए, जहां y1 दिख रहा है वहां 0 पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4x, y1 के जगह 0 खत्म, x1 के जगह पे 2, तो x प्लस 2 बाई 2 यानी माइनस 3 बाई 2x, और 2 बाई 2 था ना माइनस 3, फिर y के जगह 0,
तो ये आ जाएगा -2y -2 इक्वल टू 0। अरेंज कर लीजिए, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ये 8 - 3 5x, उसके बाद y के टर्म को -4y, कांस्टेंट देखिए -5 × 2 -10 इक्वल टू 0। मिल गया हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। समझ में आया कैसे अप्लाई करना है? चलिए नोट कीजिए इसको। और पैरामेट्रिक में केवल क्या करना होता है कि हम लोग को पुट कर देना होता है। जहां x1 और y1 आपको दिख रहा है ना, उस जगह पे जो पैरामेट्रिक पॉइंट हम लोग पढ़े ना आज, उसको पुट कर देते हैं। यानी पैराबोला का केस रहेगा तो x1 के जगह 80² और y1 के जगह 280 लेके पूरा सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेंगे, ठीक है। अभी आपका यहां तक है, जो डीपीपी मिला है उसमें सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन। बाकी अभी थ्योरी और बचा हुआ है, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद थ्योरी पे बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे।